अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल टू लर्न एक्सेल। हमने एक एक्सेल की सीरीज को स्टार्ट किया था फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस लेवल। बिगनिंग लेवल आज हमारा एंड हो जाएगा, जिसमें हमने होम टैब को, इंसर्ट टैब को, पेज लेआउट टैब को, फिर फार्मूलाज को, डेटा को, रिव्यू को, और आज हम व्यू टैब को थोरोली एक्सप्लेन करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम एडवांस लेवल ऑफ एक्सेल पे मूव कर जाएंगे। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिकमेंड यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इससे ये होगा कि मेरी सारी वीडियोस आप तक इजीली एक्सेसिबल होंगी। और इस पूरी सीरीज के साथ आप कनेक्ट रहिएगा। तो इंशाल्लाह आई विल अश्योर यू एट द एंड ऑफ दिस सीरीज यू विल बी स्मार्ट इन एक्सेल। तो आज के टेप को शुरू करते हैं, विच इज व्यू टेप। तो जैसे आपके सामने एक्सेल की स्क्रीन शो हो रही है, ये एक नॉर्मल स्क्रीन है, नॉर्मल मोड पे है। आप देख सकते हैं व्यू टेप पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर नॉर्मल मेरे सामने शो हो रहा है। और ये नॉर्मल मोड पे आपकी स्क्रीन को शो कर रही है। अगर मुझे यहाँ पर पेज ब्रेक पेज ब्रेक प्रीव्यू देखना है तो सबसे पहले तो मुझे जो डेटा मैंने इस पे एंटर किया हुआ है मैं उसे सेलेक्ट करूंगा। क्योंकि मुझे अगर पेज ब्रेक देखना है तो इट मीन्स आई एम गोइंग टू गेट द प्रिंट आउट फॉर दिस वर्क। तो इसके लिए मुझे उस डेटा को, पर्टिकुलर डेटा को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसे इसका मुझे प्रिंट आउट चाहिए। देन आई क्लिक इट, मैं पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा। तो उस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेज को ब्रेक कर दिया गया है। देखें आपके सामने यहाँ पेज 1 ब्लू लाइन शो कर रही है कि पेज 1 यहाँ पर एंड हो रहा है, देन पेज 2, पेज 3, यानी टोटल पेज 3 पेज पे आपका डेटा मूव हो रहा है। तो आपको 4 पेज पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको मैनुअली एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फर्स्ट ये है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका डेटा शुरू कहाँ से हो रहा है। यहाँ से शुरू हो रहा है। देन एंड कहाँ पर हो रहा है, कॉलम वाइज एंड कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। ये 2 लाइनें आपने सेट कर दी। इसके बाद ये जो खाली एरिया है, ये एरिया अब यहाँ से भी, ये ये एरिया आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, या नॉर्मल वे मोड पे जाने के बाद भी आप रिमूव कर सकते हैं। किस तरीके से, खाली सेल पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ये डिलीट का ऑप्शन मेरे सामने आया है। मुझे ये कॉलम को डिलीट करना है, रो को डिलीट नहीं करना। कॉलम डिलीट करने हैं तो एंटायर कॉलम पे मैंने क्लिक किया। मुझे ये सारे कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद दोबारा मुझे राइट क्लिक करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि एंटायर कॉलम ये डिलीट कर दो, और ओके कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो कॉलम मेरे पास एक्सेस कॉलम आ रहे थे उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरा जो डेटा है वो एक ही पेज पे शो हो रहा है, 2 पेज पे शो हो रहा है। अगर ज्यादा एडजस्टमेंट आपको करनी है तो आप इसे ड्रैग आउट कर दें, लेकिन ये फिर रीडेबल नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको 60 पे लेकर आ चुके हैं। ये रीडेबल नहीं रहेगा, तो हम अपने डेटा को हमने पेज 4 से पेज 2 तक कन्वर्ट करके हम जो पेज पे हम उससे लेकर आ गए हैं। तो बाय यूजिंग पेज ब्रेक व्यू पे, फिर हम नॉर्मल मोड पे दोबारा गए, हमने अपने डेटा को देख लिया यहाँ पर कि ये 2 पेज पे आ चुका है। पेज लेआउट, ये हमारा जो ऑप्शन है पेज लेआउट, बेसिकली यहाँ पर अगर मैं पेज लेआउट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये आपको बताएगा कि पहला पेज कहाँ ब्रेक हो रहा है आपका, देन सेकंड पेज कहाँ पर आपका स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक आपका जाएगा। यानी 2 पेज पे आपका डेटा जो है किस तरीके से जा रहा है। पहला जो पेज आपका ब्रेक हो रहा है विच इज रो नंबर 41, और सेकंड पेज जो है आपका स्टार्ट हो रहा है फिर रो नंबर 42 से, और कहाँ तक जा रहा है, रो नंबर 50 से, जहाँ तक आपने डेटा इंटर किया हुआ है। तो ये पेज लेआउट आपको ये प्रिंट के अकॉर्डिंग ये बताता है कि कौन सा डेटा कौन से पेज पे कहाँ तक आ रहा है। पेज लेआउट की मदद से आप देख सकते हैं। दोबारा हम नॉर्मल मोड पे गए और अपने अपने डेटा को देख लिया सही तरीके से। और कस्टम व्यू कैसे होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्कबुक आपके सामने ओपन की हुई है। यहाँ पर मेरे पास 2 शीटें हैं, शीट 2 एंड शीट 3। मैं शीट 3 पे रहते हुए मैंने शीट 3 के डेटा को सेलेक्ट किया और कस्टम व्यू पे गया। तो यहाँ पर मैंने ऐड करवा दिया। यहाँ पर मैंने नाम लिखता हूँ शीट 3।
ओके कर दिया। सिमिलरली मैं शीट 2 पे गया, इंटायर डेटा को सेलेक्ट किया बाय यूजिंग की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई हुई है। कहीं पर भी जहाँ पर आपने डेटा एंटर किया हुआ है, कहीं पर भी आप कर्सर को रखने के बाद कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे तो होल डेटा विल बी सेलेक्टेड। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, कस्टम व्यू पे जाने के बाद दोबारा आपको इसको भी ऐड करवाना है। यहाँ पर मैं नाम लिखूंगा शीट 2। इसी तरीके से मेरे पास जितनी भी शीट्स पे काम अवेलेबल होगा मैं सबको यहाँ पर एक मरतबा सेलेक्ट करवा के कस्टम व्यू में मैं इसको रिकॉर्ड करवा दूंगा। अब मैं शीट 3, शीट 4, शीट 5 जितनी भी शीट्स में अवेलेबल है कहीं पर भी मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि शीट 2 का प्रिंट आउट मुझे देखना है, यानी शीट 2 पे मुझे डायरेक्टली मूव करना है। जो एरिया मैंने प्रिंट के लिए इसको सेलेक्ट किया हुआ है वहां पर मुझे मूव करना है। तो मैं कहीं पर भी शीट 1 से लेके शीट किसी भी शीट पे मैं हूँ, मैं कस्टम व्यू पे जाऊंगा और शीट 2 का जब डेटा मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद शो को क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक वहां पर ये उस शीट पे मेरा डेटा, मेरा कर्सर मूव हो जाएगा और मुझे बताएगा कि आपने कौन सा डेटा यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा हुआ है फॉर प्रिंट आउट। इसी तरीके से मैं कस्टम व्यू पे यहाँ पर गया, मैंने शीट 3 को सेलेक्ट किया और शो करवाया। तो शीट 3 पे मैं जो डेटा मैंने सेलेक्ट करके जिसका नाम मैंने दिया हुआ था वहां पर मेरा कर्सर मूव हो चुका है। तो कस्टम व्यू बड़ा यूजफुल रहता है जब आपका डेटा वाइड रेंज ऑफ शीट्स में अवेलेबल होता है, तो आप कस्टम व्यू की मदद से आप उसे कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं इजीली। तो इसके अलावा प्रिंट का मैं आपको एक और ऑप्शन बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जो हम पहले कवर कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में। जैसे मेरा डेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक अवेलेबल है 27 रो तक, मैं शीट 3 पे अभी हूँ, 27 तक है। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट में पेज लेआउट में गया। पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर प्रिंट एरिया मेरे सामने शो हो रहा है। प्रिंट एरिया पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आ रहा है सेट प्रिंट एरिया, यानी जितना एरिया मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है मुझे ऐसे प्रिंट एरिया के लिए सेलेक्ट करना है। मैंने कहा यस, ओके। अब क्या हो गया, ये पूरा एरिया जो 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 मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वो प्रिंट एरिया में आ चुका है। किस तरीके से, कंट्रोल F2 की मदद से मैं इसका प्रीव्यू देख सकता हूँ। कंट्रोल F2 की मदद से कि अब ये बता रहा है कि आपने कितना डेटा सेलेक्ट किया हुआ और कितनी स्पेस आपके पास अवेलेबल है। आप यहाँ पर कुछ और डेटा भी इंटर कर सकते हैं और नीचे भी आपके पास स्पेस अवेलेबल है और डेटा यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो पेज लेआउट के अंदर प्रिंट एरिया का ऑप्शन भी मैंने इस्तेमाल करना आपको बता दिया है। अगर आपने अब तक इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपको, तो पेज लेआउट की वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे थॉरोली वॉच आउट करें तो इंशाल्लाह ये आपके मसले, आपके इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। देन व्यू के अंदर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है ग्रिड लाइंस। मैं सबसे पहले इनकी लाइंस जो यहाँ पर मैंने लगाई हुई थी, ये सारी लाइंस को मैंने खत्म किया। और ग्रिड लाइंस क्या होती है, ये जैसे ये लाइंस नजर आ रही है आपको एक्सेल की, ये लाइंस होती है, इसको मुझे खत्म करवाना है। तो मैंने ग्रिड लाइंस के ऑप्शन को मैंने अनचेक किया। लाइंस सारी आपके सामने खत्म हो गई है। फार्मूला बार जो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है, फार्मूला बार, इसे मैंने हटाना है, हटा दिया। हेडिंग्स A B C D ये हेडिंग्स होती है, इसे मुझे खत्म करना है, हटा दिया मैंने इसे भी। अब इसके अलावा ये जो आपके सामने फंक्शंस जो शो हो रहे हैं, इसमें भी अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने क्लिक किया और यहाँ पर आ गया ऑटो हाइड रिबन्स। इसे आपने जैसे ही क्लिक किया ये सारे फंक्शंस खत्म, इनविजिबल हो गए। अब आपके सामने ये स्क्रीन कोई भी देखेगा, कोई कह नहीं सकता कि ये स्क्रीन एक्सेल की है। कोई कोई नहीं कह सकता कि ये स्क्रीन एक्सेल की है। अगर एक्सेल स्मार्ट होगा एक्सेल में, तो वो बता सकता है कि आपने कौन कौन से फंक्शन को यूज किया है टू हाइड ऑल द फंक्शंस, ग्रिड लाइंस, फार्मूला बार्स एंड हेडिंग एज वेल। तो दोबारा हमें सही सही तरीके से शो करना है। ये ऑटो हाइड रिबन है। ऑटो हाइड रिबन का मतलब इट मीन्स जैसे ही मैं अपने कर्सर को ऊपर लेके आऊंगा
और क्लिक करूंगा तो ये अब रिबन्स शो हो जाएंगे। अगर मुझे ये ऑटो हाइड नहीं करना तो शो टैब्स एंड कवर्स में मैंने शो क्लिक कर दिया, और दोबारा मैंने यहाँ पर व्यू पे जाने के बाद फार्मूला बार को ओपन किया, हेडिंग्स को और ग्रिड लाइंस को। तो ये अगर लाइंस आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को खत्म कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके सामने जो तीसरा ऑप्शन है जूम का ऑप्शन है। बेसिकली जूम के ऑप्शन हमें यहाँ पर भी शो हो रहा है। यहाँ से अगर आप स्क्रीन को ज्यादा जूम इन करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आपके सामने शो हो रहा है 75 पे मुझे रखना है, ओके किया, डेटा और मेरा जूम आउट हो गया। 100, 100 तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक 100 पे होता है, ये बाय डिफॉल्ट 100 पे होता है। अगर आपको 100 से ज्यादा लेके जाना है मैक्सिमम पे तो 200 पे मैंने क्लिक किया, ओके कर दिया। यहाँ से 100 आप बाय डिफॉल्ट आपकी सेटिंग 100 पे होती है, तो बाय डिफॉल्ट आपको करना है 100 पे आप लेकर आ गए। जूम टू सिलेक्शन, इस हेडिंग को मैंने सेलेक्ट किया, जस्ट मुझे इसको जूम इन करना है। जूम टू सिलेक्शन पे मैंने क्लिक किया, ये हेडिंग्स मेरे सामने 200 पे ये शो हो रही है। ये जो पर्टिकुलर में इस बी के इस सेल को मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, और मैंने इस पे क्लिक किया और जूम टू सिलेक्शन पे मैंने क्लिक किया। ये देखिए ये नाम, नाम को इसने 400 पे जूम जूम इन कर दिया है। दोबारा मैं 100 पे लेके जा रहा हूँ इस स्क्रीन को, और मैंने इसे नाम को डिलीट कर दिया। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट फंक्शन विच इज न्यू विंडोज। अभी हमारे पास एक ही शीट को मैंने ओपन किया हुआ है, एक ही वर्कबुक को मैंने ओपन किया हुआ है, विच इज व्यू। इस वर्कबुक का नाम मैंने व्यू रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ मुझे न्यू विंडो ओपन करनी है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये सेकंड विंडो, सेकंड वर्कबुक ओपन हो गई है। यहाँ पर देखिए व्यू के टेप 2 आ गया। ये व्यू टेप 1 विच इज ओरिजिनल फाइल, व्यू टेप 2 विच इज अभी मैंने जो अभी न्यू विंडो ओपन की है। और इसी तरीके से मैं एक और विंडो ओपन करूंगा, मैं ओरिजिनल पे मूव करूंगा पहले। ओरिजिनल पे मूव करने के बाद मैंने एक और विंडो को ओपन किया। इसी तरीके से ये मैंने 4 विंडो यानी 4 ये वर्कबुक मैंने ओपन कर दी, इसकी 4 कॉपीज मैंने बना दी है। 4 क्यों बनाई है मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मिनट। सही। फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पर जो दूसरे ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है उससे मैं यूज करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर अरेंज ऑल, यानी मैं चाहता हूँ ये सारी जो जितनी भी मैंने वर्क बुक ओपन की है मैं इनको एक साथ अरेंज करना चाहता हूँ, एक साथ मुझे देखना है इन सबको एक साथ। तो मैं अरेंज ऑल पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर मेरे सामने जो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जिसमें बता रहा है किस तरीके से अरेंज करना है आपको, टाइल्ड की शेप में अरेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने ओके किया। ये जैसे जैसे ही मैंने टाइल पे क्लिक किया तो जितनी भी शीट्स वर्क जो मैंने ओपन की थी यहाँ मेरे सामने शो हो गई है। अच्छा, इसका फायदा एक ये होता है कि अगर मुझे एक ही काम को बार बार रिपीटेशन में करना है, यानी इसको कॉपी पेस्ट करना है मुझे एक शीट वर्कबुक को, तो मैं यहाँ पर जो भी काम करूंगा व्यू टेप 1 पे, कॉपी 1 पे, कॉपी 2 पे, कहीं पर भी, तो ये चारों पे ये काम हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। किस तरीके से मैं यहाँ पर इसको एक एंट्री बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर इसकी मैं, और यहाँ पर यानी 560001 के बाद 560012 की मैंने एंट्री की है व्यू टेब 1 यानी ओरिजिनल फाइल पे। अब मैं सेकंड फाइल पे देख रहा हूँ कि ये एंट्री हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर एंट्री ये हो चुकी है, ये देखें। सिमिलरली मुझे यहाँ पर देखना है व्यू टेप 4 पे, व्यू टेप 4 पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखें यहाँ पर भी ये एंट्री हो चुकी है।
और व्यू टेप 3 पे जो थर्ड फाइल है मेरी, मैंने इसे जैसा यहाँ पर भी ये एंट्री हो चुकी है। यानी आप एक शीट पे, एक वर्कबुक पे कोई भी काम करोगे तो ऑटोमेटिक चारों पे जितनी भी विंडोज आपने ओपन की होगी उन पे सब पे ये अप्लाई हो जाएगा काम। तो बार बार आपको कॉपी पेस्ट करने की नीड नहीं है। अगर एक ही काम को आपको बार बार हर शीट पे करना है तो इस ऑप्शन की मदद से आप इजीली एक साथ वो काम कर सकते हैं। आपके पास ऑल अरेंज के अंदर दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है हॉरिजॉन्टल। मैंने इस पे क्लिक किया, ओके किया। ये जो है हॉरिजॉन्टल शेप में ये फाइलें मेरे सामने ओपन हो चुकी है। सिमिलरली मुझे ये ऑप्शन यहाँ पर ऑल अरेंज के अंदर वर्टिकल पे चाहिए तो वर्टिकल पे आ जाएगी ये सारी फाइलें। और इसी तरीके से ये फाइलें मुझे सारी कैस्केड के ऑप्शन में चाहिए तो ये इसमें आ जाएगी। तो जिस तरीके से आपको चाहिए आप इजीली इसे अरेंज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इसकी नीड नहीं है तो दूसरी फाइलों को मैं बंद कर रहा हूँ। और बाकी सारी फाइलें बंद, मैंने बंद कर दी यहाँ पर। अब इसी फाइल पे मैं काम कर रहा हूँ अपना। तो अभी एक ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है फ्री स्पेंस का। ये ऑप्शन कैसे कब यूज करते हैं हम, बेसिकली हमारे पास डेटा अभी कितना अवेलेबल है 56 तक। जैसे अब ये जो हेडिंग्स है ना, अगर मैं अपने कर्सर को नीचे लेके देता हूँ तो ये हेडिंग्स मेरे सामने विजिबल नहीं रहती है, मैं इसे नहीं देख पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं जितने में नीचे काम करता हूँ ये कि हेडिंग्स मेरे सामने शो होती रहे। ये ये इनविजिबल ना हो, ये विजिबल ही रहे। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर कर्सर रखना है। यानी टॉप रो को मुझे छोड़ना है और टॉप कॉलम, ये कॉलम है और ये रो है, टॉप रो को भी छोड़ना है और फर्स्ट कॉलम को भी मुझे छोड़ के सेकंड कॉलम के अंदर मुझे अपने कर्सर को रखना है। इससे क्या होगा, ये देखें, मैंने फ्री स्पेस को ऑप्शन को, फ्री स्पेस को मैंने क्लिक किया। अब क्या होगा, ये जो मेरा कॉलम है ना, ये कॉलम और ये फर्स्ट रो जिसे मैंने छोड़ा हुआ था, ये दोनों मेरी फ्रीज हो चुकी है। यानी अगर मैं नीचे लेके जाऊंगा अपने कर्सर को, अब ये हेडिंग्स मेरे सामने विजिबल ही रहेंगी, ये इनविजिबल नहीं होगी। सिमिलरली अगर कॉलम वाइज मैं अपना डेटा को आगे मूव करना चाहता हूं तो ये फर्स्ट कॉलम जो है ना, ये विजिबल रहेगा, ये इनविजिबल नहीं होगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि किसका डेटा, यानी अकाउंट नंबर किसका किसका डेटा आप पुट कर रहे हैं। अकाउंट नंबर की जगह पे नेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपके सामने विजिबल रहेगा, सो दैट आप इजीली देख सकते हो कि किसका डेटा मुझे अभी यहाँ पर लिखना है। और हेडिंग वाइज को किस हेडिंग के अंदर मैं कौन सा डेटा इनपुट कर रहा हूँ, तो ये हेडिंग मुझे बताएगी कि यहाँ पर कौन सा डेटा की रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरीके से अगर मुझे सिर्फ कॉलम को, सिर्फ रो को मुझे यहाँ पर, ये रो जो है ना, इस रो को मुझे सिर्फ फ्रीज करवाना है, तो ये जो आपकी जो ब्लैंक रोज है ऊपर है उसे आपको डिलीट करना पड़ेगा। यानी टॉप रो होनी चाहिए, ये आपकी टॉप रो होनी चाहिए। अब आपने क्या किया, टॉप रो को आपने छोड़ दिया और आप सेकंड रो पे आपने अपने कर्सर को रखा, फ्रीज पेज पे क्लिक किया, टॉप रो यहाँ पर आपने इस ऑप्शन को ऑप्ट किया, ओके कर दिया। अब ये जो टॉप रो आपकी है ये आपकी फ्रीज हो चुकी है। सिमिलर इसी तरीके से मैं नीचे लेके जा रहा हूँ डेटा। तो सिर्फ अब इस ऑप्शन से सिर्फ आपने अपनी रो को फ्रीज किया है, कॉलम आपका फ्रीज नहीं है। डेटा को आगे लेके जाएंगे तो वो कॉलम भी इनविजिबल हो जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ रो को फ्रीज किया है। इसी तरीके से आपको रो को फ्रीज नहीं करना, आपको कॉलम को फ्रीज करना है। तो इस कॉलम को आप छोड़ देंगे, यहाँ पर आपने रखा और आपने कॉलम, फर्स्ट कॉलम पे आपने फ्रीज का ऑप्शन को ऑफ किया और इसी तरीके से आपने डेटा को आगे लेके गए, ये कॉलम आपका फ्रीज हो चुका है। यानी अगर दोनों को फ्रीज करना है तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है विच इज फर्स्ट ऑप्शन, यानी फ्रीज पेंस। इससे क्या होगा, आपका कॉलम और रो दोनों आपकी यहाँ पर फ्रीज हो जाएंगी। लेकिन आपको सिर्फ रो को आपको फ्रीज करवाना है तो ये याद रखिए, आपकी हेडिंग्स को टॉप रो में होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई भी ब्लैंक रो नहीं होनी चाहिए।
कॉलम को आपको करवाना है फर्स्ट, तो कॉलम भी आपका फर्स्ट कॉलम के आपके अंदर आपका डेटा होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम के अंदर ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उस ब्लैंक कॉलम को वो फ्रीज कर देगा, आपके डेटा को फ्रीज नहीं करेगा। तो यहाँ तक हमारा फ्रीज के ऑप्शन हमारा खत्म हुआ। इसके अलावा अभी डेटा में जो मेरा अवेलेबल है वो है 56 तक, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं स्प्लिट कर दूं, यानी यहाँ से 30 के आगे यहाँ से मैं अपने डेटा को स्प्लिट करना चाहता हूँ। मैंने स्प्लिट के बटन को क्लिक किया, यहाँ से मेरा डेटा स्प्लिट होना शुरू हो गया, यानी एक तरीके से ये मिरर का काम करेगा, मिरर का काम करेगा, जो ऊपर है वो नीचे भी शो हो जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर भी शो हो जाएगा, यानी कहीं पर भी मैं काम करूंगा ये एक तरीके से मिरर का काम कर रहा है। अगर ऊपर मैंने कोई काम किया है तो नीचे ऑटोमेटिक वो काम आपका रिफ्लेक्ट करेगा, अगर नीचे काम किया है तो ऊपर वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा। हाइड, मुझे पूरी वर्क बुक को हाइड करना है, हाइड के मैंने बटन को क्लिक किया, ये पूरी वर्क बुक हाइड हो गई आपकी। अनहाइड करते हैं दोबारा, ये पूछ रहा है व्यू टेप आपका अभी आपने हाइड किया था, अनहाइड करना है, ओके किया मैंने, ये अनहाइड हो चुका है आपका डेटा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 3 4 दोबारा इस ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ, न्यू विंडो, और न्यू विंडो को मैंने दोबारा यहाँ पर जाने के बाद इसी तरीके से मैंने चार यहाँ पर वर्कबुक ओपन कर दी है, 1 2 3 4। अब यहाँ देने के बाद मैं यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है स्विच टू विंडो, स्विच विंडो, यानी अभी ये बता रहा है कि कितनी विंडोज आपने, कितनी एक्सेल की फाइल यहाँ पर आपने ओपन की हुई है, तो किसी भी फाइल पे आपको मूव करना है। अभी मैं हूँ व्यू टैब 4 पे, मुझे 1 पे जाना है, ओके किया, 1 पे में आ गया, यहाँ आपको नाम शो कर रहा होगा व्यू 1। इसी तरीके से अगर मुझे 2 पे जाना है तो स्विच विंडो पे मैं गया, 2 पे मैंने क्लिक किया, इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैं एक इसकी शॉर्टकट की भी बताना चाहता हूँ, विच इज कंट्रोल सॉरी अल्टर टैब। ऑल्ट टैब को आपने प्रेस करना है, ऑल्ट को प्रेस करके आपने टैब को प्रेस करना है, तो यहाँ पर आपकी सारी वर्कबुक शो हो जाएगी, कहाँ आपको मूव करना है। एक्सेल के अलावा कोई और फंक्शंस आपने ओपन किया हुआ है तो इजीली वो फंक्शन भी यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो ऑल्ट टैब की मदद से कहीं पर किसी भी फाइल में आपको मूव होना है, इजीली आप मूव हो सकते हैं। फाइल का नाम आपके सामने शो हो रहा होगा, तो वहां पर आपको जहां आपको मूव होना है वहां पर कर्सर रखने के बाद आपको ऑल्ट के बटन को अनप्रेस करना है, वहां आप मूव हो चुके हैं। सिमिलरली यहाँ पर मैंने विंडो, जो विंडो का बटन है इससे मैंने क्लिक किया और टैब के बटन को क्लिक किया तो स्क्रीन आपकी चेंज हो गई है। यहाँ पर आप अपने माउस को भी यूज कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको मूव होना है। जैसे टैब 4 पे मैंने क्लिक किया, टैब 4 पे आ गया, यहाँ पर मूव होना है यहाँ पर आ गया, जहां पर मुझे मूव होना है मैं माउस की मदद से भी कर सकता हूँ, विंडो टैब की मदद से। अब मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है मैक्रोज, ये जो मैक्रोज का ऑप्शन है बहुत ही यूजफुल होता है एडवांस लेवल पे, जब आप कोई डैशबोर्ड बनाना चाहते हो, कोई आप रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो मैक्रोज वहां पर बहुत काम आता है। मैक्रोज मींस रिकॉर्डिंग, आप कोई काम कर रहे होते हैं तो पीछे विंडोज एक्सेल इसे रिकॉर्ड कर रहा होता है, मैक्रोज की मदद से उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है, और दोबारा यही सेम काम अगर आपको दोबारा रिपीट करना है तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट उस मैक्रो को दोबारा इनेबल करना है और वो काम ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा। किस तरीके से, यहाँ पर मैं आपको बिगनिंग लेवल पे इसकी एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने कर्सर को रखा, मैं मैक्रो के ऑप्शन पे गया, रिकॉर्ड मैक्रो पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया यहाँ पर मुझे पूछ रहा है कि मैक्रो का नाम क्या रखना है। फिलहाल तो मैं नाम रख रहा हूँ एंट्री, ENTRY एंट्री, और मैं इसका शॉर्टकट की रख रहा हूँ Ctrl+ET, ई कंट्रोल शिफ्ट ई इसने इसकी शॉर्टकट की बना दी है अगर मुझे यूज करनी है। ओके किया, यहाँ पर ओके करने के बाद ये बटन जो आपको है ये बता रहा है कि आपका मैक्रो रन कर रहा है, यानी अब आप जो भी काम करेंगे अपनी एक्सेल शीट के अंदर, जहां पर भी आप अपने कर्सर को मूव करेंगे, जो भी डेटा इनपुट करेंगे, वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है।
अब आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर कंट्रोल डी की मदद से ऊपर के डेटा को नीचे कॉपी किया। कंट्रोल डी, ये शॉर्टकट की है, कंट्रोल डी को मैंने प्रेस किया। जो ऊपर डेटा लिखा हुआ था लास्ट रो के अंदर, वो डेटा नीचे पुट हो गया। F2 की मदद से मैंने इसके अकाउंट नंबर को चेंज किया, यानी एक एंट्री मैंने कर दी। एंट्री करने के बाद मैंने कर्सर को नीचे रखा और दोबारा मैं मैक्रो पे यहाँ से मैक्रो को स्टॉप कर रहा हूँ। सही है, मैक्रो को स्टॉप कर दिया मैंने। अब दोबारा मुझे एक और एंट्री करनी है, तो अब मैं दोबारा बार बार इसकी एंट्री को मैं यहाँ पर इस तरीके से कंट्रोल डी की मदद से नहीं करूंगा, ना ही मैं इसे मैनुअली टाइप करूंगा। मुझे जस्ट यहाँ पर रखना है और अपने मैक्रो को रन करवाना है। कंट्रोल शिफ्ट ई जैसे ही मैं प्रेस करूंगा, मेरे अपने मैक्रो को रन करवाना है। दोबारा हम एक मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं। आई थिंक ये मैक्रो से रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैं इस मैक्रो को खत्म कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने कर्सर को रखा 56, 56 पे मैंने कर्सर को रखा, मैक्रो पे गया, तो जो मैक्रो भी रिकॉर्ड नहीं है, तो मैक्रो पे गया, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया। नाम मुझे रखना है यहाँ पर इनपुट, मैंने इनपुट का नाम रखा। शॉर्टकट की मैं कुछ भी नहीं रख रहा हूँ अभी फिलहाल, और ओके कर दिया। दिस सेंटेंस नेम इज नॉट करेक्ट, तो इनपुट का नाम वो नहीं ले रहा, तो मैं क्या करूँ, इस पे ट्रांजेक्शन का नाम रखूँ। ओके कर दिया, ट्रांजेक्शन के नाम को ओके कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस डेटा को, मैं इस डेटा को कॉपी करके देखता हूँ। कॉपी मैंने किया और नीचे आके मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसको मैंने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद मैं अपने कर्सर को यहाँ पर रख रहा हूँ। यहाँ रखने के बाद मैं मैक्रो को मैंने स्टॉप करवा दिया। स्टॉप करवाने के बाद अब मैं दोबारा यहीं पर रख के अपने मैक्रो को रन करवाता हूँ। ये ये रन यहीं पर ही करेगा, नीचे रन नहीं करेगा। बेसिकली मसला यहाँ पर ये हो गया है कि मैंने इस टेबल का फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पर। टेबल के फंक्शन को अगर मैं यूज करता तो वो वहां पर काम करता है। अब मुझे यहाँ पर जो मैक्रो यूज किया है ना, मुझे इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। मैं इस मैक्रो को मैं डिलीट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस डेटा को, और इस डेटा को थोड़ा सा मैं, इसकी सेटिंग जो मैंने की हुई है ना यहाँ पर, इस सेटिंग को मैं खत्म कर देता हूँ। यानी इसको थोड़ा सा मैं पहले इसको, इसकी जो लाइंस है इनको खत्म करता हूँ और इसको मैं करता हूँ कम, इसको करता हूँ कम। यानी इसके डेटा को मैंने बिल्कुल, इस सेटिंग को मैंने खत्म कर दिया। अब दोबारा मैं यहाँ पर रखने के बाद मैं गया हूँ मैक्रो पे, मैक्रो को क्लिक किया, रिकॉर्ड पे आ गया। यहाँ लिखता हूँ मैक्रो 3 के नाम को मैं रहने देता हूँ। नाम को लेने के बाद अब मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ यहाँ पर। और इस डेटा को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इस पर लाइन्स वगैरह लगा दी। इसके बाद यहाँ पर करने के बाद मैंने इस मैक्रो को बंद किया, व्यू के बटन से मैंने इस मैक्रो को स्टॉप करवा दिया यहाँ पर।
ये यहाँ से मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद अब इसी डेटा को मैंने दोबारा यहाँ पर मैंने कुछ और डेटा उठाया यहाँ पर। इस डेटा को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, और इस डेटा को पेस्ट करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने मैक्रो को रन करवाया यहाँ पर। हमने यहाँ पर मैक्रो को रिकॉर्ड कर लिया। अब मैक्रो को रिकॉर्ड करने के बाद दोबारा हमें मैक्रो को रन करना है, तो ये पर्टिकुलर जगह जो है जहाँ पर मैंने मैक्रो ऑलरेडी बनाया हुआ था, मैं इस जगह पे इस डेटा को दोबारा मैं इसकी सेटिंग को आउट कर देता हूँ। इसकी सेटिंग को आउट करने के बाद, क्योंकि बेसिकली मैंने इसी यहाँ पर इसकी सेटिंग को सही करने का मैंने मैक्रो को रिकॉर्ड किया था, अब दोबारा मैंने इस यहाँ पर कर्सर को रखा और मैक्रो पे गया, मैक्रो को रन करवाया। ये देखिए दोबारा इसकी सेटिंग को इसने सही कर दिया। यानी आपको कहीं पर भी इस डेटा को आपने एक मतलब सेटिंग कर दी है, तो वहां पर अब ये दोबारा आपको सेटिंग करने सही करने की नीड नहीं है। जस्ट आपको मैक्रो का इस्तेमाल करना है, वो ऑटोमेटिक उसकी सेटिंग को जो आपने रिकॉर्डेड की हुई है उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर वो कर देगा। तो मैक्रो का इस्तेमाल हम डिटेल में इसकी एक और वीडियो बनाएंगे जहां पर हम तफसीलन देखेंगे कि मैक्रो को किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। टिल देन यहाँ तक जो बिगनिंग लेवल है, तो मैंने मैक्रो क्या होता है, मैक्रो का इस्तेमाल किस तरीके से होता है मैंने आपको बता दिया है। लेकिन इसकी फुल अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जो फुल एक मैक्रो पर होगी, जिसमें कई तरीकों से मैक्रो का हम इस्तेमाल मैक्रोस को यूज करेंगे, मैक्रोस को इस्तेमाल करेंगे, सो दैट यू कैन गेट दी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्रोस। तो आज की वीडियो का हम यहीं तक रखते हैं। व्यू का ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो एक्सेल के एडवांस लेवल की होगी। तो अगर आप वाकई एक्सेल में कुछ बनना चाहते हैं, एक्सेल को सीखना चाहते हैं, तो यू विल बी कनेक्टेड विद दिस सीरीज। इन द एंड ऑफ दिस सीरीज यू विल बी स्मार्ट इन एक्सेल। तो अपना ख्याल रखिएगा, और अगर न्यू व्यूवर्स हैं अपने चैनल पे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कुछ समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह आई विल रिजॉल्व योर क्यूरी एज सोन एज पॉसिबल। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।